सिंघानिया ग्रुप, यह नाम सुनते ही दिमाग में किसी राजघराने का ख्याल आता है। आज से लगभग 250 साल पहले जब राजस्थान के एक शख्स ने अपना घर छोड़ा था तो उसने सोचा भी नहीं होगा कि वह $1 बिलियन बिजनेस ग्रुप की नींव रखने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ एक छोटा सा ट्रेडिंग का बिजनेस इतने बड़े एम्पायर में तब्दील कैसे हुआ। इंडिया की हिस्ट्री में कभी ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं जिन्हें जुग्गी लाल और कमलापत सिंघानिया जैसी रिस्पेक्ट मिली होगी। उनके जेके ग्रुप का नाम आप सभी ने तो सुना ही होगा। जेके टायर्स, जेके सीमेंट, जेके पेपर एंड एंटरप्राइजेस, जेके डेयरी और जेके फेनर जैसी तमाम कंपनीज के साथ प्रीमियम टेक्सटाइल एंड और गारमेंट ब्रांड जैसे कि रेमंड भी जेके ग्रुप का ही हिस्सा है। एक वक्त था जब सिंघानिया परिवार के लिए देश की आजादी और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा मायने रखते थे। यहाँ तक कि IIT कानपुर से लेकर लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सिंघानिया परिवार के एफर्ट से ही इस्टेब्लिश हो पाए हैं। कानपुर का जेके टेम्पल और क्लॉक टावर भी सिंघानिया परिवार ने ही बनवाया है। 70 के दशक तक तो सिंघानिया ग्रुप का रुतबा टाटा और बिरला से कुछ कम नहीं था। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज सिंघानिया परिवार 3 हिस्सों में बढ़कर कानपुर, मुंबई और दिल्ली से अपना बिजनेस ऑपरेट करता है। खास करके उनकी फैमिली डिस्प्यूट भी आए दिन अखबारों की सुर्खियां बनी रहती हैं। और कौन सी हुई वजह थी जिसकी वजह से हजारों करोड़ों के रेमंड के मालिक विजय पथ सिंघानिया को उनके ही बेटे ने उनके ही घर से निकाल दिया था, अपने ही बाप को लात मार के निकाल दिया। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं, यानी कि जानने की कोशिश करेंगे इन सब के पीछे के राज। साथ ही सिंघानिया ग्रुप की शुरुआत से लेकर अभी तक बिजनेस जर्नी को और बिजनेस एम्पायर को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को प्लीज हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज, और उस बेल आइकन को भी दबा दो और उस घंटे को भी तोड़ डालो। सो लेट्स बिगिन। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों साल 1775 में, यानी कि 1775 में, जब राजस्थान के एक छोटे से टाउन सिंघाना से विनोद लाल सिंघानिया कानपुर के पास फर्रुखाबाद आते हैं। एक छोटी सी जगह का नाम है फर्रुखाबाद, और मनी लैंडिंग का बिजनेस शुरू करते हैं। धीरे धीरे जब उनके दोनों बेटे राम सुखदास और सर्व सुखदास बड़े हुए तब उनके बेटों ने उनके पिता के बिजनेस में हाथ बटाते हुए ट्रेडिंग का काम करना शुरू कर दिया। और जब बिजनेस थोड़ा ठीक ठाक चलने लगा तो कानपुर, कोलकाता, वाराणसी और मिर्जापुर जैसे शहरों में भी वह अपने ब्रांचेस ओपन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दशकों तक उनका परिवार मनी लैंडिंग और ट्रेडिंग के कारोबार में ही लगा रहा, क्योंकि हम इंडियंस के पास उस समय ज्यादा ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं थे और उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले रखा था। और दोस्तों, अगर हम सिंघानिया ग्रुप के फैमिली ट्री को शॉर्ट में बताएंगे तभी दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा इनका फैमिली ट्री। राम सुखदास के बाद उनके बेटे सेवाराम, फिर बलदेव दास और फिर उनके बेटे जुग्गी लाल ने फैमिली बिजनेस को अपने हाथों में लिया। फिर साल आया 1884 का, जब जुग्गी लाल के बेटे कमलापत सिंघानिया का जन्म हुआ। और यही हमारी इस कहानी के मुख्य किरदार हैं। जब कमलापत थोड़े से बड़े हुए और अपने पिताजी का साथ देने लगे तब उन्होंने पल्सेस और शुगर केन के बिजनेस में अपना कदम रख दिया और पूरे देश में सिंघानिया के नाम से फेमस होने लगे। और देखा जाए तो सिंघानिया परिवार की बिजनेस हिस्टोरी अब पर्टिकुलरली यहीं से शुरू होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक दिक्कत थी। जुग्गी लाल सिंघानिया अपने ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे और चाहते थे कि वो और भी सेक्टर में एंटर करना। इसी वजह से दोस्तों साल 1905 में परिवार से अलग होकर वह फर्रुखाबाद से कानपुर शिफ्ट हो गए और उनके हिस्से में आई सिर्फ गंगा फ्लोर मिल और उसके साथ साथ दोस्तों कानपुर फ्लोर मिल। साथ ही दोस्तों वो एल्गिन मिल्स, कानपुर कॉटन मिल्स और विक्टोरिया मिल्स की भी दोस्तों एकमात्र सेल्स एजेंट थे। देख रहे हो उसकी हालत, सेल्स एजेंट हो गई है। देश में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जोर पकड़ रहा था। कमलापत भी दोस्तों देश के लिए और उनके लोगों के लिए कुछ न कुछ करना चाहते थे और साल 1918 में अपने दोनों भाइयों से अलग होने के बाद वह आजाद हो गए अपने हिसाब से फैसला लेने के लिए। लेकिन दोस्तों कमलापत जी को मात्र कानपुर का घर और कुछ कैश हाथों में मिला, जो कि दोस्तों उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सफिशिएंट नहीं था। लेकिन दोस्तों वो इतने ज्यादा एम्बिशियस थे कि उन्होंने कभी छोटा सोचा ही नहीं। अब दोस्तों वो अंग्रेजों के एजेंट नहीं बल्कि उनके मालिक बनना चाहते थे, यानी कि उनके बॉस। इसलिए कमलापत सिंघानिया ने फैसला लिया कि वह खुद का एक कपास मिल शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ जाकर एक मिल शुरू करना इतना आसान नहीं था जितना आप सोच रहे हो, जितना कि अपने पापा के जेब से 50 रुपए चुराना इतना आसान नहीं है। लेकिन दोस्तों वे लगे रहे, कर्ज लेकर पैसे की व्यवस्था किया और साल 1921 में जेके कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स की शुरुआत की दोस्तों। और यहीं से जुग्गी लाल कमलापत यानी कि जेके ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया की नजर में आए। लेकिन दोस्तों दुखद घटना ये थी कि अगले ही साल यानी कि 1922 में जुग्गी लाल सिंघानिया जी की डेथ हो गई। जेके मिल्स ने जब ब्रिटिश मिल्स से भी बेहतर क्वालिटी के कपड़े और यार्न का प्रोडक्शन करना शुरू किया तो लोगों ने दोस्तों उसे हाथों हाथ लेना भी शुरू कर दिया, क्योंकि दोस्तों जहां पर एक तरफ लोग स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे थे वहीं जेके मिल्स के कपड़े में भी बिक रहे थे। जेके मिल्स की सेल्स में भी
तेजी से इजाफा होने लगा था, जिसने दोस्तों कमलापत सिंघानिया को और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। फिर सिलसिला शुरू होता है दोस्तों जेके ग्रुप्स के एक्सपेंशन का, और दोस्तों इसकी शुरुआत होती है उसी साल यानी कि 1921 में कमला आइस फैक्ट्री से दोस्तों। फिर दोस्तों 1924 में जेके ऑयल मिल्स, 1929 में दोस्तों जेके होजरीज, 1931 में जेके जूट मिल्स, 1932 में एमपी शुगर मिल्स, शुगर खाओगे, 1933 में एमपी कॉटन्स की शुरुआत हुई, और 1934 में जेके आयरन एंड स्टील्स की। और इन सभी कंपनीज के काम को मॉनिटर करने के लिए कानपुर के कोठी के सामने एक क्लॉक टावर भी बनवाया गया, जिसे एट द एंड कमला टावर्स का नाम दिया गया। ये बिल्डिंग ही जेके कंपनीज के सभी कंपनीज का हेड ऑफिस था। कमलापत सिंघानिया के 3 बेटे हुए, पदमपत, कैलाशपत, लक्ष्मीपत, और सभी लोग एक साथ कानपुर के घर में रहकर पिता की मदद किया करते थे। कमला सिंघानिया के दोस्तों 3 बेटे हुए, लेकिन दोस्तों जब परिवार काफी ज्यादा बड़ा हो गया था तो सिंघानिया साहब गंगा के पास एक नए 20 एकड़ के बंगले में शिफ्ट हो गए, जिसे आज हम गंगा कुटी के नाम से जानते हैं। और साथ ही दोस्तों 22 एकड़ की एक प्रॉपर्टी जो एक ब्रिटिश से खरीदा गया था, जो आज कमला रिट्रीट के नाम से जानी जाती है कानपुर में। और इतनी बड़ी विरासत को छोड़कर साल 1937 में कमलापत जी चले गए, यानी कि दोस्तों उनकी डेथ हो गई। लेकिन दोस्तों आज की डेट में सिंघानिया ग्रुप जैसे बिजनेस को एस्टेब्लिश करना बहुत ही चैलेंजिंग है। कमलापत सिंघानिया के डेथ होने के बाद सबसे बड़े बेटे पदमपत सिंघानिया ने पिता की विरासत को उसी शिद्दत से आगे बढ़ाया। देश के अलग अलग हिस्सों में डिफरेंट सेक्टर में फिर एक बार प्लांट लगाना शुरू कर दिया। भोपाल में उन्होंने स्ट्रॉ प्रोडक्ट, वेस्ट बंगाल में जेके स्टील्स, और उड़ीसा में दोस्तों एक पेपर मिल की शुरुआत की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को भी सिंघानिया ग्रुप्स ने एक्वायर कर लिया। फिर साल आता है 1944 का, जब सिंघानिया ग्रुप के बिजनेस में एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी। दरअसल मुंबई के पास ठाणे में ईडी सासून एंड कंपनी की एक वुलन टेक्सटाइल मिल थी, पर दोस्तों एज इट इज जेके ग्रुप की नजर पड़ गई, और दोस्तों उसको भी उन्होंने एक्वायर कर लिया, यानी कि अपने हत्थे में ले लिया। ये मिल थी दोस्तों रेमंड वुलन मिल। अब दोस्तों इतने सारे मिल्स, ब्रांचेस और फैक्ट्री को अकेले मैनेज कर पाना दोस्तों बहुत मुश्किल होता। इसीलिए दोस्तों उन्होंने अपने बिजनेस को तीनों भाइयों में वाइसली डिवाइड करने का फैसला ले लिया। कानपुर को दोस्तों अपना बेस बनाकर नॉर्थ रीजन का कमान वो खुद संभाल लिए। कैलाशपत जी को रेमंड की कमान संभालकर वेस्ट इंडिया का बिजनेस उन्हें सौंप दिया, और लक्ष्मीपत जी ईस्ट का बिजनेस संभालते हुए कोलकाता में जाकर शिफ्ट हो गए। अब तीनों भाइयों का एक दूसरे के बिजनेस में कोई भी इंटरफियरेंस नहीं था, और सिंघानिया ग्रुप का बिजनेस का ये गोल्डन पीरियड भी कहा जा सकता है। धीरे धीरे दोस्तों उनके बच्चे भी उनके बिजनेस से जुड़ते गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी ग्रोथ और एक्सपेंशन के बावजूद भी दोस्तों जेके ग्रुप शायद वो नहीं जो होनी चाहिए थी। अगर सब कुछ सही चलता रहता दोस्तों, और उसकी वजह थी सिंघानिया की बिजनेस की लेबर के ऊपर डिपेंडेंसी। 70s के दशक में दोस्तों सभी बिजनेस घराने लेबर यूनियन और उनके स्ट्राइक की वजह से परेशान रहते थे। कोलकाता तो दोस्तों पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, और 1969 में आसनसोल के एल्युमिनियम फैक्ट्री में प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि गवर्नमेंट ने सिंघानिया के प्लांट को अपने कब्जे में ले लिया दोस्तों, और उनकी कई सारी फैक्ट्रीज भी बंद पड़ गई। और दोस्तों उनकी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी भी गवर्नमेंट द्वारा उनसे छीन ली गई। दोस्तों लक्ष्मीपत सिंघानिया इतने परेशान हो चुके थे इन सभी चीजों से कि वो कोलकाता से अपने बिजनेस को समेट और अपने बेटों को भी समेट कर एक साथ वो दिल्ली शिफ्ट हो गए दोस्तों, और बिल्कुल अलग सेक्टर में बिजनेस करने का फैसला किया। 1974 में उन्होंने जेके टायर्स की शुरुआत करी। इसके अलावा दोस्तों जेके पेपर्स, जेके लक्ष्मी सीमेंट, जिसको दोस्तों आप जानते ही होंगे, आपके घर में इस्तेमाल हुआ होगा, और यहाँ तक कि दोस्तों जेके फिनर, और दोस्तों एक और जेके सीड्स, और एक आखिरी दोस्तों उमम डेयरी। इनकी कुछ मेन कंपनीज में से एक है दोस्तों ये सब। और दोस्तों अगर बात कानपुर ब्रांच की करी जाए तो लेबर स्ट्राइक का सबसे बुरा असर दोस्तों यहाँ पर देखने को मिला था। ज्यादातर मिल्स और फैक्ट्रीज में दोस्तों ताला लग गया, और दोस्तों आज जेके सीमेंट, जेके टेक्नोसॉफ्ट और जेके एंटरप्राइजेस जैसी गिनी चुनी कंपनीज ही पदमपत सिंघानिया के नेक्स्ट जनरेशन के पास बची हुई है। अब चलते हैं दोस्तों मुंबई में और जानते हैं रेमंड की पूरी कहानी को दोस्तों। डिवीजन के बाद दोस्तों कैलाशपत सिंघानिया मुंबई आकर रेमंड की बागडोर संभाल लिए। प्रीमियम फैब्रिक और हजारों कलर ऑप्शंस ने रेमंड को दोस्तों लोगों के बीच खूब ज्यादा पॉपुलर बना दिया। लेकिन दोस्तों साल 1969 में कैलाशपत जी की दोस्तों डेथ हो जाती है, और दोस्तों उस वक्त कंपनी को एक मैच्योर लीडरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसीलिए दोस्तों उनके भतीजे जीके सिंघानिया रेमंड के लीडर बन गए दोस्तों। लेकिन दोस्तों 1980 में कैलाशपत सिंघानिया के बेटे विजयपत सिंघानिया को रेमंड की कमान वापस सौंप दी गई। विजयपत सिंघानिया में दोस्तों एक गजब की एनर्जी थी। वो रेमंड को दोस्तों एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के व्यू से बाहर निकालकर डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट बनाना चाहते थे, और दोस्तों इस ब्रांड को घर घर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। रेमंड का मतलब दोस्तों द कंप्लीट मैन, ये शब्द दोस्तों लोगों के दिमाग में घर कर गए थे। हर छोटे से बड़े शहर में दोस्तों रेमंड रिटेल शॉप दिखने लगे थे, और देखते ही देखते दोस्तों इंडिया के 60% से भी ज्यादा शूटिंग और वुलन फैब्रिक मार्केट पर रेमंड का कब्जा हो गया दोस्तों। टेक्सटाइल से हटकर सीमेंट और इंजीनियरिंग सेक्टर में भी एंटर करते हुए रेमंड सीमेंट और जेके फाइल्स एंड इंजीनियरिंग शुरू की। फिर साल आता है दोस्तों 1996, जब रेमंड की एविएशन की शुरुआत हुई, और ये चार्टर्ड फ्लाइट सर्विसेज प्रोवाइड किया करती थी। और दोस्तों रेमंड एक बड़ा नाम बन चुका था, और इंडिया के बाहर भी दोस्तों उनका बिजनेस
बिजनेस तेजी से डाइवर्सिफाई होने लगा था, यानी कि एक्सपांड होने लगा था। और इन सारी एक्टिविटीज में दोस्तों विजयपत सिंघानिया के दोनों बेटे दोस्त मधुपति सिंघानिया और गौतम सिंघानिया उनका साथ दे रहे थे। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं परिवार में गौतम सिंघानिया को ज्यादा वैल्यू दी जा रही थी। और जैसा कि दोस्तों आपने सिंघानिया ग्रुप के पूरे हिस्ट्री में देखा है कि उनके परिवार में दोस्तों यूनिटी कभी नहीं दिखाई दी है। अर्ली एजेस में ही दोस्तों उनकी फैमिलीज डिवाइड हो जाया करती थी। और जैसा कि दोस्तों मुझे महसूस होता है कि वो रिश्तों को इमोशनली नहीं प्रोफेशनली निभाते हैं। साल 1998 की बात है दोस्तों। विजयपत सिंघानिया की उम्र दोस्तों लगभग 60 की हो चुकी थी। उनके दिमाग में ख्याल आया कि अब बिजनेस को अपने दोनों बेटों में डिवाइड कर देना चाहिए। उन्होंने प्लान किया कि मधुपति को इंटरनेशनल बिजनेस का जिम्मा सौंपा जाए, वह सिंगापुर शिफ्ट कर देंगे और ये सब सौंपने के बाद उन्हें सिंगापुर शिफ्ट कर देंगे, ये उनके दिमाग में चल रहा था। और वो ये सोच रहे थे कि गौतम इंडियन बिजनेस को संभाल लेंगे। लेकिन मधुपति परिवार के बड़े बेटे थे। एक तो उन्हें पहले से ही लगता था कि फैमिली में उनकी इज्जत कम है और मैनेजमेंट के टेक्निक को लेकर उनके पिता के साथ कई सारे मुद्दों में उनका डिसएग्रीमेंट भी था। इसीलिए बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन के इस प्लान ने आग में घी डालने का काम कर दिया और एक एग्रीमेंट के तहत रेमंड और सिंघानिया परिवार से अपना रिश्ता तोड़कर वह अपने 4 बच्चों के साथ सिंगापुर शिफ्ट हो गए और वहाँ की सिटीजनशिप लेकर एक कंसल्टिंग फर्म चलाने लगे। अब रही बात गौतम सिंघानिया की, तो सब कुछ उनका ही था। प्राइवेट जेट से लेकर लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए वह काफी सुर्खियों में बने रहते थे। हालांकि उनके कई सारे डिसीजंस ने कंपनी की बैलेंस शीट को भी मजबूत किया, जैसे कि साल 2001 में उन्होंने अपना लो प्रॉफिट सीमेंट डिवीजन लाफार्ज इंडिया को सेल कर दिया और मिले हुए पैसे कंपनी के कर्ज को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए गए और वे उस बिजनेस को मजबूत करने लगे, जिससे वो रेमंड के अलावा पार्क एवेन्यू और पार्क्स जैसे ब्रांड के साथ मार्केट में और मजबूती भरी पकड़ बना ली। विजयपत सिंघानिया और रेमंड बोर्ड को ये लगा कि कंपनी की बागडोर अब अच्छे हाथों में है। सब कुछ दोस्तों बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन दोस्तों साल 2015 में मधुपति सिंघानिया के चारों बच्चों ने मुंबई हाई कोर्ट में ये अपील की कि 98 में जो एग्रीमेंट हुआ था वो भी उनके पिता और ग्रैंडफादर के बीच उसमें उनका ख्याल नहीं रखा गया था और रेमंड में उनकी भी हिस्सेदारी बनती है। और जैसे ही इस केस की जानकारी यानी कि इस अपील की जानकारी विजयपत सिंघानिया को मिली, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे रेमंड में 37.17% का अपना पूरा स्टेक अपने बेटे गौतम सिंघानिया के हाथ में कर दिया। इसकी वैल्यू आज करीबन 11,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन विजयपत सिंघानिया का कहना है कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि दोस्तों जैसे ही सारा का सारा पैसा बेटे के नाम हुआ, उनके बेटे के बिहेवियर में दोस्तों अचानक से बदलाव आ गया और उसके बाद हुई एक घटना ने उनके बीच एक ऐसी दरार बना दी कि जिस बेटे की तारीफ करते वो कभी नहीं थकते थे, उसके खिलाफ खुलकर मीडिया के सामने और प्रेस के सामने बोलने लगे। दोस्तों इस बिल्डिंग को देखिए दोस्तों, ये है मुंबई का जेके हाउस, जिसको दोस्तों रेमंड की एक सब्सिडियरी कंपनी होल्ड किया करती है और दोस्तों यही विजयपत सिंघानिया का रेसिडेंस हुआ करता था। साल 2007 में इसके रेनोवेशन का प्लान किया गया। सिंघानिया साहब अपने पुराने घर यानी कि कॉटेज में शिफ्ट हो गए। लेकिन दोस्तों उनके बड़े बेटे यानी कि मधुपति सिंघानिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट में शिकायत की, क्योंकि इस घर के ओनरशिप को लेकर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट थे। फिर दोस्तों सिंघानिया साहब उस घर को छोड़कर ब्रिज कैंडी में एक किराए के मकान में रहने लगे। लेकिन दोस्तों मामला तब हाईलाइट हुआ जब रेनोवेशन के बाद सिंघानिया साहब वापस अपने जेके हाउस आ गए और तभी दोस्तों रेमंड बोर्ड ने उन्हें मना कर दिया, जिसे उनके बेटे गौतम सिंघानिया लीड कर रहे थे। उस पिता की स्थिति की कल्पना करिए दोस्तों, जिसने हजारों करोड़ों का एम्पायर खड़ा किया और जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्हीं के अपने बेटे ने उनको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों विजयपत सिंघानिया ने अपनी पूरी लाइफ की कहानी एन अनकम्प्लीट बुक नामक एक बुक के जरिए लोगों को बतानी चाहिए। और दोस्तों खैर बात यहाँ आती है कि विवादों का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। गौतम सिंघानिया फिर एक बार न्यूज के हेडलाइंस पर थे, लेकिन दोस्तों इस बार प्रॉब्लम उनके वाइफ के साथ थी, जिन्होंने गौतम के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया था और उनसे अलग होने के बदले अपने और अपने 2 बेटियों के नाम रेमंड में 75% का स्टेक मांगा। तो दोस्तों ये थी सिंघानिया ग्रुप की शुरुआत से लेकर अभी तक की कहानी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करो और हमारे चैनल को यानी कि इन्वेस्टर ओशन को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक और लाते रहें। धन्यवाद।